हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरे सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जोन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और मैं आपके समक्ष एक बार फिर से एक अच्छा वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको संविधान से टॉप 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है संविधान से, जो बिल्कुल आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए मैं आज का सेशन शुरू करता हूं। और उससे पहले दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इसका आंसर हो जाएगा जापान। और भी इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि संविधान में कानून द्वारा स्थापित या विधि द्वारा स्थापित। तो ये जो शब्दावली है, इसको या फिर इसे प्रक्रिया ही बोल सकते हैं। तो ये शब्दावली या प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जापान हो गया। ठीक है, उसी तरह और भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जैसे कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और दूसरा है जैसे कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और है एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए अगला मैं प्रश्न देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन एक डिफरेंस है थोड़ा सा। यहाँ पर क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, और एक प्रस्तावना का विचार है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो प्रस्तावना की भाषा रहेगा ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन अगर प्रस्तावना का विचार अगर आएगा तो वो हमारा यूएसए से है, यानी कि अमेरिका से है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से है? तो वो यूएसए के से लिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बोल रहा है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसको संसद को है। ठीक है, तो भारतीय संघ में किसी भी राज्य को शामिल करने या उससे संबंधित क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। ठीक है, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 3 में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार पटेल। ठीक है, याद रखिएगा, कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन। ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक कुशल प्रशासक होने के कारण देश उसे लौह पुरुष के रूप में याद करता है। ठीक है, किसे कहता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन या लौह पुरुष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राज्यों का निर्माण जो है अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो इसका यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 3 में।
ठीक है। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा अंतिम व्याख्याता जो होता है वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। ये भी याद रखिएगा कब हुई थी, ये मैंने बता चुका हूँ पहले, लेकिन ठीक है। तो 1950 में हुई थी। अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 के तहत, ठीक है, स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सही, थर्ड हो जाएगा, यानी कि जर्मनी, ठीक है। तो याद रखिएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल का, ठीक है, ठीक है। और आपातकाल कितने तरह के होते हैं? तो आपातकाल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा जो होता है वो राज्य आपातकाल, तीसरा जो होता है वित्तीय आपातकाल। जैसे दूसरा में जो राज्य आपातकाल है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन बोल देते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो कब होता है, कब लगता है, वो किस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है? तो ये जैसे कि युद्ध हुआ या बाहरी आक्रमण हुआ या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। और अभी तक 3 बार ये आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। एक 1962 में लगा है जो कि भारत चीन युद्ध के समय लगा था, एक 1971 में लगा है जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और एक 1975 में जो कि देश की आंतरिक अशांति के कारण ये 1975 में लगा था, ठीक है। तो याद रखिएगा। दूसरा जो हम बताए थे कि राज्य आपातकाल, जैसे राष्ट्रपति शासन जो हो गया, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है ना, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्य आपातकाल, जिसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। तीसरा जो हमारा वित्तीय आपातकाल है, वो कब लगता है? जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो जाती है, ठीक है। वित्तीय स्थिति जो होती है वो खतरे में होती है, तब वो वित्तीय आपातकाल लगता है। वो अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में आपको मैंने इसके बारे में बता दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में सुनवाई का अधिकार होगा। तो कहाँ कहाँ हो सकता है? इनमें से कौन सा हो सकता है? तो इनमें से होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी भारत के सभी न्यायालयों में, ठीक है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में सुनवाई का अधिकार भारत के सभी न्यायालयों में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1921, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है अगला प्रश्न, कानून के शासन की अवधारणा, क्या है क्वेश्चन? कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की किस संवैधानिक प्रणाली की विशेष विशेषता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन, ठीक है, याद रखिए कानून के शासन की अवधारणा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन यही है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कानून के समक्ष समानता जो है किस देश के संविधान से ये लिया गया? तो ये हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये भी क्या है? ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, यानी ये भी सेम क्वेश्चन वैसा ही हो जाता है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो विधि है वो कौन से देश से ली गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा यूएसए, यानी अमेरिका, ठीक है।
USA, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? किसके शासनकाल में? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोरारजी देसाई सरकार। इन्हीं के समय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, तथा इसको अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कई बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के संविधान से ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आपके लिए आया हूँ बहुत मेहनत से। दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अपशिष्ट शक्तियाँ, याद रखिएगा अपशिष्ट शक्तियों का विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कनाडा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष, ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? टोटल कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 93 रियासतों के प्रतिनिधि इसमें थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। दोस्तों आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपनी सजेशन, अपना प्यार ज़रूर दें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? कितनी महिला सदस्य टोटल? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, याद रखिएगा। और संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो मैंने बताया था कब हुआ था, 1946। ठीक है, तो इसका हो जाएगा संविधान सभा गठन कब हुआ था? 1946 में। उस समय कितने मेंबर्स थे टोटल? 389 थे, 389 टोटल सदस्य थे। ठीक है, और भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला सदस्य कौन थी? भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित थी, याद रखिएगा, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और 1947 में भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई थी? ये भी क्वेश्चन आता है
कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई थी। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट्स मैंने जो बताए हैं अब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बेहद पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं विदा लेता हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।